जय हिंद। मैं हूं अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द अबीर खान शो। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी महाराष्ट्र के प्रदेश सचिव मोहम्मद उस्मान खान, जो कि अल्पसंख्यक मोर्चा से आते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, आपकी सरकार जब थी तब आप जगह जगह हर मीटिंग्स में दिखाई देते थे, लेकिन जब से सरकार गई है ना ही तो आप नजर आ रहे हैं, किसी धरने में दिखाई देते हैं, ना ही किसी मोर्चे में होते हैं। क्या जब तक सरकार थी तब तक आप हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे, उसके बाद बिल्कुल गायब? ये क्यों? दरअसल ऐसा है कि काफ़ी लॉकडाउन के टाइम पे जो हमें मतलब लॉकडाउन का पालन भी करते हुए काम करना था, और उसमें इस तरह से था कि भाई रोड पे आके काम करने से बेहतर है कि अंदर से लोगों की मदद करने का जो काम था वो हम पूरी तरीके से कर रहे थे, लॉकडाउन में भी और आज भी कर रहे हैं। और हमारी एक जो संस्था है मुस्लिम सेवा संघ, जिसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, तो उसके ज़रिए भी हम कुछ काम कर रहे थे, बीजेपी के ज़रिए भी कर रहे थे, और भी जो सोशल फील्ड में काम है, दिखावे वाले काम। आज गरीबों को अगर कोई चीज़ की हम मदद कर रहे हैं और वो दिखा के और फोटो डाल के और उसको व्हाट्सएप पे दिखा के लोगों को बताना, मैं नहीं समझता अच्छी चीज़ है, क्योंकि किसी का मजाक उड़ाना ये सही बात नहीं है। यानी कि जिस तरह से जब आपकी सरकार थी तो लोगों की जो आप हेल्प करते थे, क्योंकि पब्लिक में जाना बहुत ज़रूरी होता है सरकार के बीच, और जब विपक्ष में आप लोग हैं तो लोग कुछ करते हैं कि भाई आप जाके धरना कर रहे हैं, रोज अखबारों की हेडिंग बन रहे हैं, खबरों में आ रहे हैं। आप उस तरह का काम नहीं करना है, लेकिन लोगों की मदद जरूर करनी है किसी भी हालात में। जी बिल्कुल सही बात है कि मदद तो हमको करनी है। जैसे आज ये भी आपके सामने एक मुद्दा मैं लेके आया हूँ, और वो मुद्दा ये है कि अडानी इलेक्ट्रिसिटी, जो लॉकडाउन के अंदर कई लोगों के पैसे बाकी थे, गरीबों ने बेचारों ने किस किस तरीके से अपने वक्त निकाला, जो रोटी रोजी को और इससे परेशान थे, उन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी भारी चीज़ आ गई, ये है इलेक्ट्रिक बिल का मसला। अब इलेक्ट्रिक बिल का मसला मैं नहीं जानता क्यों कोई भी पार्टी इस मसले को उठा नहीं रही है, और गरीबों का इसके कोई भी हल किसी तरीके का नहीं निकल रहा है। अब नया चीज़ ये आई है, जो ओपन वसूली जैसे एक्सटॉर्शन चीज़, ये अडानी का नाम लेके लोग कर रहे हैं। अब ये सच्चे हैं, झूठे हैं, फ्रॉड है या कोई स्कैंडल है, ये चीज़ के बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी सेना सरकार से कि सेना सरकार इसके ऊपर थोड़ा गौर करे और इस पर जल्द से जल्द बड़ा एक्शन ले, क्योंकि लोगों के घरों में घुस घुस के ये लोग कर रहे हैं, जिसके मेरे पास में वीडियोस आए हुए हैं, लोगों की शिकायतें आई हुई है, लोगों के वीडियोस आए हैं। यहाँ तक कि मैंने रिलायंस में कुछ लोगों को रोका 4 दिन 3 दिन पहले, और उनसे बात किया कि भाई ये क्या तुम लोगों ने तमाशा लगा के रखा है। तो उसमें वो लोगों ने बोला हमको प्राइवेटाइजेशन कर दिया है इसका अडानी ने, कलेक्शन के लिए, रिकवरी के लिए। मतलब जिस तरह से एक ठेकेदार को काम दे दिया जाता है सरकार से लेकर के, उसी तरह अडानी जो कंपनी है उन्होंने अपने नीचे ठेकेदारी पे काम सौंप दिया है कि आपने वसूली करनी है, किसी भी हद तक जाना पड़े चाहे। जी बिल्कुल, मतलब इसी माहौल से तो इसी तरह का माहौल लग रहा है मुझे। अब ये है कि भाई लोगों को जब मैंने बुला के पूछा कि भाई ये क्या तुम लोग कर रहे हो, क्यों किसी के घरों में जा रहे हो और तुम इस तरह से वसूली कर रहे हो, तो उनका ये बोलना था कि भाई हम 1 मीटर का कलेक्शन करके जाते हैं तो हमको 50 रुपये मिलते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे ही ले लेते हैं तो हमको 200 300 500 जैसा आदमी के बिल, उसके हिसाब से हम उनसे पैसे ले लेते हैं। मतलब जितना आदमी डर जाए उतना इसकी जेब काट लेनी है। बस उनको डराया जा रहा है कि तुम्हारा मीटर निकालने आ गए हैं, अभी हम तुम्हारा मीटर निकाल के जाएंगे, मीटर आपका फिर वापस लगाने का भी होगा तो 760 रुपये हम लेंगे, और अभी मीटर तुम दे रहे हो तो पैसे दे दो, तुम्हारे को हम 2-4 दिन की मोहलत दे देते हैं, तुम पैसे दो। इस तरीके का, इस घिनौना तरीके से जो काम चल रहा है, ये बहुत ही बिल्कुल ही मतलब ऐसा है कि एक शर्मनाक काम जो अडानी का नाम लेके किया जा रहा है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। और इसके अंदर नहीं होगा तो शायद मैं बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से भी इस पे आंदोलन छेड़ने की मैं कोशिश करूँगा। यानी कि मतलब ये हुआ कि जो पैसे मीटर लगाने के लिए जाते हैं जनता से, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट लोगों की पॉकेट में जा रहे हैं, ना कि सरकार तक पहुंच रहे हैं। आपका खुला खुला आरोप ये है? जी बिल्कुल है, वो पैसे तो कलेक्शन जो कर रहा है, ठीक है, तो आप कलेक्शन करो, पैसे की मोहलत दो, लोग गरीब हैं उनको थोड़ा संभालो, आप उनको इंस्टॉलमेंट कर दो ना। जो लॉकडाउन का पीरियड है, आज सरकार ने भी कई तरीके की सेंटर से आपको कितनी तरीके की मददें लोगों को आई है, तो आप अगर अडानी के वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का लोगों के ऊपर एक भारी बोझ है, तो उस बोझ को तो इंस्टॉलमेंट से क्लियर करे, सेंटर से भी होना चाहिए चीज़, और लोगों का पूरे हिंदुस्तान भर इस चीज़ से परेशान है, तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं रास्ता निकलना चाहिए। बल्कि रास्ता निकलने के अलावा इस पे एक एक्सटॉर्शन शूज हो गया है, और इसको किस तरह से किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, मेरे पास कई वीडियोस हैं, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। अभी इस पे तो मैं एक बार दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। इसके अंदर जो वीडियोस हैं,
इस तरह के वीडियो मेरे पास 2-3 वीडियो में छोटे-छोटे आपको जी। तो ये लोग ये ठेकेदार की तरह काम कर रहे हैं। आप भी देख सकते हैं इस वीडियो में साफ साफ दिखाया गया है कि लोकल लोग जो हैं वो वहाँ पर उगाई कर रहे हैं। और मैं वीडियो थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, ये देखिए। यानी कि इस तरह की अवैध वसूली, इस तरह की वीडियो और भी हैं, हम आपको मेंशन करेंगे इस वीडियो में लास्ट में। इसके बाद ये दूसरी वीडियो देखिए, तीसरी वीडियो देख लीजिए जी। ये हर एरिया के अलग अलग वीडियो हैं जो लोगों की ये शिकायत देखिए, ये भी आप सुन लीजिए। हजारों मीटर लेके अरे आरएफसी जो चाय मैंने अभी एक कंप्लेंट में ऊपर तक पहुंचाता हूँ, बराबर करता हूँ। आपसे कितना पैसा लिया? मेरे से 2 बार पैसा लिया हाँ। 500 रुपए। हाँ, किस लिए पैसा लिया आपसे? पैसा इसीलिए लिया, मीटर में निकाल रहा हूँ, हाँ। मीटर लेके जा रहा हूँ। हाँ। हाँ। फिर क्या? लाइट बिल पूरा भरो, हाँ। पूरा नहीं भर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं साहब से बात कर ले रहा हूँ, चाय पानी दे दो तो मैं निपटा देता हूँ। कितना लड़के आए थे? आपने सुना कि चाय पानी की बातें की जा रही हैं, और ये भी तब जब सरकार 1 साल पूरा होने की खुशियां मना रही है, बजट पेश कर चुके हैं 2021-22 का। तो सर ये जो जी जो मस्जिद से भी जाके इन्होंने वसूली की है, मस्जिद के मीटर का भी जाके बातचीत की है, मस्जिद के अंदर का मसला है। यानी कि धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ये देखिए 500 रुपया किस चीज का चार्ज है? अडानी मंदिर में मंगाई है चार्ज। उनको पूछो क्या बोला। मैंने क्या बोला? अडानी ने आपसे चार्ज मंगाई है। तो आपका मीटर लेके गए तो 521 रुपये आपको भरना पड़ेगा। किधर भरना है? आपको इस तरह के वीडियो ढेर सारे हैं जो कि बहुत वायरल हो रहे हैं, लेकिन सरकार को ये जरूर सोचना चाहिए कि उन्होंने गरीब जनता को क्या बिल्कुल धन की पेटी समझ लिया है, जो वहां से धन निकालने की एक मशीन लगा दी गई है, प्राइवेट लोगों के हाथ में ये चीज सौंप दी गई है। एक चीज और बताइए सर, आप मुस्लिम सेवा संघ चलाते हैं, आप बीजेपी में भी हैं, बीजेपी को सपोर्ट करता है आरएसएस, क्या एक उसी तरह की पैरेलल एक और विंग खड़ी कर दी जा रही है मुस्लिम सेवा संघ के नाम पर बीजेपी के द्वारा? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मुस्लिम सेवा संघ एक सामाजिक हम संस्था चलाते हैं और उसके अंदर हमारे कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी चीज़ से हमारा कोई वास्ता, कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ लोगों की मदद के लिए काम करते हैं, उसमें कोई नहीं। हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आरएसएस बगैर एडवर्टाइजमेंट के, बगैर कोई प्रोग्राम रखे हुए और अपने समाज के लिए, लोगों के लिए भलाई का काम करती है। उसी तरह से हमने भी एक मुस्लिम सेवा संघ नाम की संस्था शुरू की है, जिसको हम अच्छे ढंग से लोगों की मदद के लिए काम में कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान आप लोगों ने, आपके कार्यकर्ताओं ने जिस तरह के कार्य किए हैं मुस्लिम सेवा संघ के द्वारा, लोगों की मदद की है, बहुत सारे लोगों तक राशन पहुंचाया है, उन्हें उनके घर तक पहुंचाया है, उस दौरान आप बहुत ही इक्का दुक्का जगह नजर आते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के जो और कार्यकर्ता हैं, जो और पदाधिकारी हैं, वो हर जगह मौजूद होते हैं। क्या पार्टी, ये जो संस्था है मुस्लिम सेवा संघ, इन्होंने आपको दरकिनार कर दिया गया है या आप खुद ही नहीं जाना चाहते हैं उसमें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आज भी मैं एक्टिव हूँ उसी तरह से। आज भी हमारी संस्था चल रही है। फिरोज मसूलदार उसके अध्यक्ष हैं, मैं महासचिव हूँ, और हम लोग दोनों मिलकर काम करते हैं। बहुत सी जगह पे ऐसा है कि अब थोड़ी मसरूफियत की वजह से जाना आना नहीं हो रहा है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ लॉकडाउन की वजह से जाना आना नहीं हो रहा था। बाकी हम एक्टिव हैं और हमेशा हम एक्टिव रहेंगे। हम समाज के काम के अंदर, लोगों की भलाई के काम के अंदर कभी नहीं, सिवा मरने के बाद ही ख़त्म होगा। ये जो हमारे अंदर एक जज्बा है, वो जज्बा समाज सेवा का, ये मरने के बाद ही खत्म होगा। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक समाज सेवा का काम हम करते रहेंगे। कोविड की वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीन लगाई जा रही है। महाराष्ट्र में कितने खुश हैं इस बात को लेकर कि महाराष्ट्र में जो सरकार है वो कोविड को लेकर के कितना गंभीर है? पहले तो स्टार्ट में जब ये वैक्सीन आई तो लोगों के अंदर एक डर था। कुछ अपोजिशन की पार्टियों ने एक माहौल बना दिया था कि वैक्सीन ऐसी है, वैक्सीन ये है, यूं है, त्यों है। लेकिन जिस दिन से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैक्सीन लगाई, उस दिन से आप हॉस्पिटलों के हाल देख लो। हर जगह भीड़ ऐसी उमड़ी पड़ी हुई है कि उनको वैक्सीन लगाना है। और इंशाल्लाह मैं दावे से कह सकता हूँ कि मोदी जी के लगाने के बाद हर
पॉलिटिकल लीडर ने लगाई है, उसके बाद हर लोगों ने लगाई है। जैसे जैसे फेस वाइज जो सरकार की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वैक्सीन लगेगी और सब लोगों को मिलेगी और सब लोग लगा रहे हैं। और मेरे ख्याल से लोग इतने खुश हैं कि शायद हम हिंदुस्तान जो है आज वर्ल्ड में, विश्व के अंदर हम अपना नाम का डंका बचाने के उसमें कगार पे हैं। जो अभी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हैं उद्धव बालासाहेब ठाकरे, उन्होंने सदन में कहा है बाबरी मस्जिद के बारे में कि हमें गर्व है, हमने ऐसे ऐसे मस्जिद को गिरा दिया, उसके ढांचे को गिरा दिया। कितना समर्थन करते हैं उनकी इस बात का कि एक मुख्यमंत्री के पद पर होने के बाद क्या उस तरह की बातें उनको करनी चाहिए? दरअसल बात ऐसी है कि ये जो एक विषय था बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का, ये एक लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ था। हम लोगों ने ये काम को मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से, समझदारी से और लोगों के प्यार मोहब्बत से ये काम का फैसला हुआ है। इस फैसले का हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। लेकिन मेरी बात का आपने सही जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे ये पूछा कि उद्धव जी ने ये सदन में कहा है कि हमें गर्व है बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उसे गिराने के लिए। क्या एक आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, ये एक अलग बात होती है, लेकिन जब आप एक मुख्यमंत्री के प्रदेश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं तो क्या इस तरह की बातें उनको करनी चाहिए या नहीं? मैंने वो उनका स्टेटमेंट देखा नहीं है, सुना नहीं है, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता इस वक्त। 1 साल से ज्यादा हो गया है इस सरकार को, क्या कमियां लगती हैं? अब कमियां तो बहुत हैं, वो गिनाने के लिए इस वक्त मैं कमियां गिनाने के लिए सरकार की नहीं बैठा हूँ। सरकार से एक हेल्प मांग रहा हूँ गरीबों के लिए कि आप ये अडानी वाला जो मसला है, इस मसले के लिए पहल करें और इसके ऊपर अच्छे से आप ध्यान दें और ये मसले से गरीबों को जो तकलीफ हो रही है उससे उनको बचाएं। 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं किसानों को धरने पर बैठे हुए दिल्ली के बॉर्डर पर। क्या लगता है आपकी सरकार उनकी जो मांगे हैं उन्हें मान पाएगी या नहीं, या फिर किसान वाकई में जो विपक्ष है उनके बरगलाने पर ये सब कर रहा है? जो बज़ाहिर जो हमको देखने में आ रहा है वो ये है कि अगर किसान जेन्युइन भी कुछ लोग हैं तो उनके आंदोलन को ख़राब किया जा रहा है। दूसरी बात कि उनको अगर कोई चीज़ की तकलीफ है तो वो खुल के बताए तकलीफ क्या है। मैं आपसे भी पूछता हूँ कि आप बताओ, आप काला कानून बोल रहे हो, गलत कानून बोल रहे हो, किसान के खिलाफ कानून बोल रहे हो, लेकिन आज भी तो बाजार चल रहा है ना। बाजार कहाँ बंद हो गया? क्या लोगों के फार्मर का सामान नहीं आ रहा है? फार्मर लोग अनाज नहीं खा रहे हैं, लोग सब्जी नहीं खा रहे, सब चीज़ हो रही है, सब चल रहा है। ये सिर्फ एक ढकोसला बनाया गया है। अब इसमें जो हकीकत के जो फार्मर है और जो उनको सही आंदोलन को भी खराब किया जा रहा है। फार्मर का आंदोलन हम उसको समर्थन करते हैं पूरा। अगर उनका कोई तरीके से डिमांड है वो खुल के सरकार के साथ बैठे और बताए कि भाई क्या चीज़ काली है इसके अंदर, कौन सी चीज़ गलत है, उसके बाद सरकार सुनने को तैयार है। और मोदी जी ने इतना ही बताया है कि भाई आप मेरे से सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हो, लेकिन उस पर आप मुझे बता दिए। कोई फार्मरों ने आज तक ऐसा बताया कि हमने इतने फ़ोन कर दिए, हमारे को जवाब मोदी का नहीं मिला? कोई बता दीजिए फार्मर, मैं आपसे पूछता हूँ। लेकिन कई किसान वहां पर आत्महत्या कर चुके हैं। अब वो तो देखिए हालात ऐसे हैं कि इस हालात पे हमारे से ज़्यादा हम तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो सरकार है, सेंटर में बैठी हुई सरकार है, वो बिल्कुल ध्यान रख रही है फार्मरों का और उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बीएमसी के चुनाव बहुत ही नजदीक हैं। क्या इस बार अल्पसंख्यक मोर्चे की भी भागीदारी रहेगी टिकटों में? अब ये हाईकमान फैसला करें, लेकिन होना चाहिए। अल्पसंख्यक मोर्चा को बिल्कुल एक हिस्सेदारी मिलना चाहिए और इसकी हमारी तरफ से तो पहल होगी, बिल्कुल पहल होगी। फडणवीस जी से हम बात करेंगे इसके बारे में। हमेशा बीजेपी और शिवसेना गाड़ी के 2 पहियों की तरह महाराष्ट्र में चले हैं, लेकिन इस बार चीजें बदल चुकी हैं, नजारा बिल्कुल अलग है। क्या लगता है इस बार बीजेपी अकेले अपने दम पर बीएमसी चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी और बिल्कुल जीत के आएगी। इसका मतलब जो 22-25 साल पुराना इतिहास है उसको बदलने के लिए तैयार हैं आप लोग? अब ये हाईकमान फैसला करें। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश सचिव जो कि अल्पसंख्यक मोर्चे से हैं, मोहम्मद उस्मान खान। अगली बार ऐसे ही चेहरे से आपको फिर मिलाएंगे। देखते रहिए द अबीर खान शो। जय हिंद।